नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज की बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ। वो सवाल जो बेहद चौंकाने वाला है, शायद डराने वाला है, लेकिन सबको चेताने वाला जरूर है। सवाल है कि क्या देश पर एक बार फिर कोविड का खौफनाक साया है? क्या 4 सालों के बाद वो लौट कर आ रहा है? वही पुराना दौर हम देखने वाले हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में अलर्ट घोषित किया। कोविड से हुई मौत के बाद हर तरफ हड़कंप है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोविड का एक मामला सामने आ चुका है, एक्टिव केस है। आंध्र प्रदेश में 2 मौत हो चुकी हैं। इन 2 प्रदेशों में ये मामला सामने आने के बाद, ये केसेस सामने आने के बाद सवाल पूछा जा रहा है, क्या देश वापस उसी हालात में लौटेगा? सावधान, क्योंकि जिसे हम बीता हुआ कल समझ रहे थे वो काल बनकर दोबारा दस्तक दे रहा है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा और तिरुपति में कोरोना से हुई मौतों ने 4 साल बाद फिर से उस खौफनाक मंजर की याद दिला दी है जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। कडप्पा में कोरोना से हुई मौतों और कई नए एक्टिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पड़ोसी राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर चेकिंग बढ़ा दी है और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी भी स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या देश में कोरोना फिर से लौट रहा है। एहतियातन लोगों को सावधानी रखनी है, वही कि अगर दिक्कत एक किसी पेशेंट में आई तो इससे संपर्क करें तो अपना मास्क वगैरह लगा करके करें। और वही है कि किसी को दिक्कत होती है, शुगर के मरीज हैं, ऐसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज हैं, इन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। अदरवाइज तो इन्फ्लुएंजा की तरह दिक्कत आती है और चली जाती है, तो सावधानी बरतें चलो, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये महज एक इत्तेफाक है या किसी भयानक तीसरी लहर की आहट? अगर अब भी लापरवाही बरती गई तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। वक्त रहते संभलना जरूरी है, क्योंकि खतरा आपके दरवाजे पर खड़ा है। सवाल ये तो है ही कि क्या कोविड लौट रहा है। सवाल ये भी आ रहा है कि डबल डोज वैक्सीन लेने के बाद, बूस्टर डोज लेने के बाद भी क्या प्रभावित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ पैनल में हैं उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर मीरा पाठक हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर प्रखर गर्ग हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर प्रखर, अब बताइए जरा सर, आंध्र प्रदेश का मामला सामने आ चुका है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के अंदर वाराणसी में एक एक्टिव केस देखा गया और ये वो केसेस हैं जो कि पहचान लिए गए। ये संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि बाकी केसेस भी हों जो कि अनडायग्नोज अभी तक हों। तो क्या वैसे हालात लौट रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे कोविड की बात होती है तो सबको वो टाइम याद आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई जी। पर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ओपीडी में अगर पेशेंट्स आते हैं, और कुछ पेशेंट्स रिसेंटली मैंने देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव जिनके रिजल्ट्स आए हैं, सिम्टम्स वही पुराने, खांसी, जुकाम, गले में दर्द। नोएडा में देखे हैं आपने? जी बिल्कुल, नोएडा में देखे हैं। मेरे अपने सेटअप पे मैंने कम से कम अभी तक 5-6 पेशेंट्स में कोविड के देख चुका हूं कि जिनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। और ये क्या टाइमलाइन है सर, कितने दिन पहले आपने देखा ये हालिया? हाँ, मतलब हफ्ते 10 दिन में। हाँ। पिछले हफ्ते 10 दिन में 5 पेशेंट्स तो देखे ही हैं बिल्कुल, जिनके पॉजिटिव आए हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे पेशेंट कोई किसी का सर्जरी प्लान्ड है तो थोड़ा बहुत गले में खराश है, कुछ है, तो क्लियरेंस दिया जाता है, फिजिशियंस को बोलते हैं क्लियरेंस देने के लिए। तो हम रूटीन में एक बार थ्रोट स्वैप चेक कराते हैं, तो उसमें भी पॉजिटिव आए हैं पेशेंट ऐसे, तो जिसकी वजह से सर्जरी कैंसिल करते हैं, क्योंकि ऐसे में कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते अगर इलेक्टिव है तो। बिल्कुल कोविड पॉजिटिव आना मतलब कि वापस से केसेस देखे जा रहे हैं। उसकी सीवियरिटी कितनी आती है वो अभी टाइम बताएगा, और कितना लोग सावधानी से रहते हैं। पेशेंट आपके सामने आए वो सीवियर केसेस बने हैं? नहीं, अभी तक कोई आए वो नॉर्मल रहे, वो रिकवरी भी हो गई है उन पेशेंट्स की, क्योंकि सिंपल 2-3 दिन का खांसी जुकाम था, बेसिक मेडिसिन लिया, फीवर की मेडिसिन ली, पैरासीटामोल, थोड़ा एंटी एलर्जिक, और रेस्ट किए। बट हाँ, जब ये वायरल के सिम्टम्स आते हैं, अब हमें ये पता है क्योंकि कोविड एक ऐसा है कि वो वायरस, उसका म्यूटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, कितनी बार भी आ सकता है। तो ये कभी भी नहीं सोचा जाता कि कोविड वापस लौट के नहीं आएगा। तो कोई भी वायरस के ये सिम्टम्स अगर आते हैं, क्योंकि कोविड का एक भय बैठा हुआ है, तो इसीलिए आइसोलेशन, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग तो इनिशियली बोला ही जाता है, करनी जो पहले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजीव रंजन, मुझे बताइए, आपकी जानकारी में सर ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आपने देखे हों या इंटेंसिटी आपने बढ़ती हुई देखी हो? जी हाँ, अगर हम सिर्फ जुलाई की बात करें तो पिछले 15 दिनों में काफ़ी केसेस बच्चों में बुखार और सोर थ्रोट के आ रहे हैं। इसमें से कुछ केसेस पॉजिटिव हुए हैं।
हाँ, सभी बच्चों के टेस्ट नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स भी उसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अगर लक्षण के हिसाब से देखें तो सभी बच्चों को तेज बुखार, गले में खांसी, सोर थ्रोट और बॉडी एक के सिम्टम्स आ रहे हैं और ये नंबर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो ओपीडी की संख्या 3x हो चुकी है और ये सिम्टम्स सेम ही है बच्चों में सिम्टम सेम है। हाँ। लेकिन बच्चों में ये कभी भी घातक नहीं होता है, माइल्ड केसेस ही होते हैं, जैसे पीछे कोविड में भी हमने देखा। तो बच्चों में कोई भी इसमें क्रिटिकल नहीं होते और 5 से 7 दिनों में बच्चे रिकवर करने लगते हैं। मैं जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं सर, उनके लिए आप जरा बताइए क्या क्या सिम्टम्स आपने बच्चों में देखे और वो सिम्टम्स बच्चों में दिखाई पड़े अगर पेरेंट्स को तो तुरंत जाकर टेस्ट करवाएं। मैं जी टीवी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, आजकल बच्चों में तेज बुखार हो रहा है जिसमें स्टफी नोज भी होगा, सोर थ्रोट होगा, बच्चा थ्रोट पेन की शिकायत करेगा, बॉडी एक होगा और इसमें उल्टी भी, वॉमिटिंग भी इसमें शामिल है। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलना चाहिए। बच्चों में पानी की, हाइड्रेशन की मात्रा अच्छी रखें, बैलेंस डाइट दें और सारे कोविड प्रोटोकॉल जैसे हाथ की सफाई, हैंड सैनिटाइजर का भी ध्यान रखें। हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में मास्क नहीं लगाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मीरा पाठक, मुझे बताइए कि कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमने देखी थी गर्भवती महिलाओं के लिए, खासतौर पर अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल क्या कहता है? उम्मीद करते हैं कि वैसी हालात ना बने जैसे पिछली बार हम लोगों ने 2 बार देखे, लेकिन अगर उसके आसपास भी हम पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उनके लिए? देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इस समय जो मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस आएंगे। अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी लो होती है महिला की। वो इसलिए होती है ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके और बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें हमें ये खतरा रहता है कि हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल एवरेज महिला के कंपैरिजन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़रूर है कि इस समय क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्भवती महिलाओं में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। बट इस समय जो हेल्थ एडवाइजरी कह रही है वो ये कह रही है कि अगर आपको माइल्ड फीवर है, अगर आपको रनिंग नोज़ है, सोर थ्रोट है, ड्राई कफ है और बॉडी एक्स हैं बट माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप घर पे रह सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं, हाइड्रेटेड रहें, स्टीम इनहेलेशन करें एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। बट अगर आपको लग रहा है कि ये फीवर इस तरह का है, ये खांसी इस तरह की है कि एंटीबायोटिक्स लेने से ठीक नहीं हो रहा है और उसके बाद ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन और घबराहट जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में प्लीज़ हॉस्पिटल आएँ और अपना चेकअप कराएं। ठीक है, अब 2 चीज़ें डॉक्टर प्रखर मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि भाई सीज़न चेंज है और जब भी मौसम में बदलाव होता है तो खांसी, जुकाम, हल्का बुखार ये सामान्य लक्षण माने जाते हैं और खासतौर पर मानसून में, जैसे कि डॉक्टर मीरा पाठक ने बताया अभी, तो क्या वैसे भी लक्षण हैं या वेरिएंट कोविड वाला ही है? देखिए, कोविड, इन्फ्लुएंजा ए, कोई भी बेसिक वायरल इन्फेक्शन होगा, सिम्टम्स इनिशियल फेजेस में सिमिलर होते हैं जी। हमें जो एक रेड अलर्ट कब होता है कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर कोई ओल्ड एज एल्डरली हैं हमारे घर में, उन लोगों को अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसको हमें थोड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मोर्टेलिटी इन लोगों में ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए जब बेसिक सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर नहीं करें, वो तो सबके लिए हैं, जो हम बोलते हैं आइसोलेशन, डॉक्टर से चेकअप रेगुलर, अपने वाइटल साइंस देखना, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। पर अगर कोई एल्डरली है घर में या कोमॉर्बिडिटीज़ जिनकी हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड का हमें तो वैक्सीन लगा हुआ है या कोविड पहले हमें हो चुका है तो अब नहीं होगा, तो इस तरह की कोई भी धारणा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजीव रंजन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए पूरा एक चार्ट बनता है, उसको कब कब वैक्सीनेशन किस किस टाइम पे उसकी पूरी होनी है। आमतौर पर यह धारणा रहती है कि अगर वैक्सीनेशन आपने समय पर करा ली तो बच्चा उस बीमारी से बच जाएगा। अब कोविड के केस में अगर वही हम लेते हैं, अगर लोगों ने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले लिए, बूस्टर डोज ले लिए, तो क्या संभावनाएं बनती हैं कि वापस संक्रमित हो पाए या नहीं? अगर हम कोविड वैक्सीन की बात करें तो इट वाज वेरी फास्टली मेड वैक्सीन्स और मैं इसको अंडर कुक्ड वैक्सीन बोलूँगा क्योंकि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी मैंने खुद 2 डोजेज और प्लस बूस्टर लिया था, बट मुझे करीबन 4 बार कोविड पॉजिटिव था मैं। तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी वैक्सीन लगती है वो लंबे समय तक रिसर्च के बाद बनती है तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कोविड वैक्सीन ने बचाया जरूर लोगों को, लेकिन ये पूरी तरीके से कारगर नहीं थी और इसी वजह से ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी बात करें
तो हर साल लेनी पड़ती है। इसके नए नए वायरल स्ट्रेन आते हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड के वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं। तो जब वेरिएंट्स चेंज हो जाते हैं तो पुराने वेरिएंट्स उस पर इफेक्टिव नहीं होंगे। तो वेरिएंट अगर चेंज हुआ तो जो वैक्सीनेशन हम लोगों ने लिया हुआ है वो वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा, उसके लिए वैक्सीनेशन को भी डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा इस पे कोई विश्व में प्रयास किया जा रहा है कोविड के कोई नए वैक्सीन लाने के लिए या नए स्ट्रेन को फाइट आउट करने के लिए। मुझे लगता है जो ये केसेस पॉजिटिव आ भी रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि अंडरलाइंग डिजीज जिनको था उन्हीं की डेथ हुई है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं उनको अपने इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है, उन्हें ज़्यादा सावधानी रखना है। ठीक है। डॉक्टर मयंक सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं फोर्टिस से। डॉक्टर मयंक, यहाँ जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, इन पैनलिस्ट का कहना है कि हाल ही के दिनों में इन नोएडा के अंदर भी जो पेशेंट्स ये लोग देख रहे हैं, कोविड डिटेक्ट लोगों में हुआ है। इंटेंसिटी बहुत, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हो, घातक नहीं है, लेकिन लोगों में कोविड हो रहा है। फोर्टिस आप इसको कैसे टैकल कर रहा है? कितने केसेस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज पर वीक या पर मंथ? मैं अगर अभी फोर्टिस या अपने क्लिनिक या अपने नोएडा रीजन की भी बात करूं, ज़्यादातर हम लोग इन्फ्लुएंजा के केसेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 भी हम लोगों ने देखे हैं। इन्फ्लुएंजा ए जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है और बिल्कुल कोविड लाइक प्रेजेंटेशन की तरह तो होता है, लेकिन उसमें कोविड नेगेटिविटी है, कोविड नहीं आ रहा है। और जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ में जो आ रहे हैं उसमें तो हमें टेस्टिंग की भी, क्योंकि इवन इन्फ्लुएंजा टेस्टिंग के लिए भी हमारे क्राइटेरियाज होते हैं कहाँ पे हम टेस्टिंग पे जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि हम सभी पेशेंट का कराते हैं। तो अभी ऐसे पैनिक की स्थिति नहीं है कि हम लोग देखें कि कोविड बहुत बुरी तरह फैल गया। हाँ, सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में केसेस रिपोर्ट है। डेथ हुई है सर वहाँ पे? डेथ हुई है आंध्र प्रदेश में? हाँ, 2 डेथ हो डेथ चुकी हुई है। तो इसलिए हम लोग सजग हैं, हम लोग तैयार हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अभी कोविड का पैनिक नहीं है। और हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा का इस समय ज़्यादा प्रकोप है कोविड के मुकाबले, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत क्या रहेगी इसको हमें वॉच करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मयंक, आपने कहा कि हम तैयार हैं, अब मैं जानना चाहूंगा कि तैयार कैसे हैं जी। अभी डॉक्टर राजीव रंजन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये अपना वेरिएंट चेंज करता रहता है कोविड, और जैसे ही नया वेरिएंट आएगा उसके ऊपर पुरानी वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी ये डाउट के दायरे में आ जाता है। तो क्या वैसी प्रिपरेशन हमारे पास है? सो अभी अगर मैं तैयारी की बात करूं तो ज़्यादातर सारा जो सिचुएशन होता है वो डैमेज कंट्रोल के ऊपर बात होती है कि जब सिचुएशन आएगी तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। जो वैक्सीनेशन डेवलपमेंट है और वैक्सीनेशन जो अभी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 3 साल पुरानी वैक्सीन के भरोसे पे हैं। जो तब से कोई आगे R&D उस बारे में नहीं हुई? आगे कोई बातचीत नहीं है, कोई वो नहीं है कि गाइडलाइन भी नहीं आया है कि हम लोग क्या आगे क्या हमें वैक्सीन लगाना है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो अभी करंट स्ट्रेन्स चल रहे हैं, उनका क्या हमें वैक्सीनेशन करना है, आगे क्या है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, चिंता की बात यह कि 10 केसेस में से 2 डेथ हुई है, लगभग 20% फर्टिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो अपने आप में ज़्यादा है। इसलिए और बाकी 8 केसेस अभी नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हुए, नेगेटिव डिक्लेयर नहीं। दूसरी चीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मोनोवेलेंट वैक्सीन का अब हमारे जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसकी क्या हम स्पेसिफिक वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट कम करके हम लोग आगे मैनेज, जैसे हम फ्लू का वैक्सीन हर साल लगाते हैं, ऐसे ही क्या कोविड का वैक्सीन डेवलप ऐसे भी करने की जरूरत है। क्योंकि कोविड अब है, कई बार टेस्टिंग नहीं होती है। कोविड कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, और उसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा क्या उसकी भी ईयरली वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत पड़ेगी। आगे मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन कुछ इस तरह से हम डेवलप करेंगे, खाली स्पेसिफिक स्ट्रेन का वैक्सीन चुनिंदा लोगों में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो वहाँ पे देखे अभी। लेकिन अभी कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं है, तो अभी हम लोग किसी को वैक्सीन ऐसे नहीं दे सकते हैं कंसिडरिंग ऑल द। लेकिन डॉक्टर प्रखर, क्या इस बारे में फिर जो रवैया है, जो पैटर्न है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है? क्योंकि कितनी विभीषिका हम लोगों ने, भले ही भारतीय सरकार ने जो आंकड़े हैं वो जितने भी दिए, लेकिन WHO उसके लगभग 10 गुना ज़्यादा आंकड़े बताकर चल रहा है कि भारत में इतनी मौतें हुई हैं। इतनी विभीषिका देखने के बाद क्या जरूरत थी कि 4 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन को लेकर के लगातार होना चाहिए था, या हो रहा है? देखिए, वैक्सीन जब कोविड की आई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत जल्दी वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ और जितनी फास्ट रैपिडली इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ पूरे कंट्री में, वो अलग लेवल पे था। पर देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बीमारी नहीं होगी, सीवियरिटी कम होगी, जो कि हमने देखा। वैक्सीनेशन का कितने टाइम तक प्रिवेंशन रहेगा बॉडी में, कब कौन सा, जैसे बात हुई कि म्यूटेशन हुआ, कौन से वायरस पे कितना इम्पैक्ट है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। वैक्सीन के ऊपर जितना काम हुआ और
बाजार में आई, हमारे साइंटिस्ट ने काम किया उसके ऊपर, तो वो उस समय का जो स्ट्रेन था, उस समय जो रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर किया गया। अब उसके बाद से कोविड के जितने भी केसेस आए हैं या जो उनके सिम्टम्स हैं वो सब माइल्ड केसेस हैं। देखिए, डेथ होना, कोई भी एक सिंपल स्वाइन फ्लू का भी मरीज होगा तो उसकी भी डेथ हो सकती है, सिंपल निमोनिया, रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा उसकी भी डेथ हो सकती है। तो सिर्फ ये बोलना कि कोविड की वजह से ही डेथ हुई, ये थोड़ा सा डेथ रेट उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। बिल्कुल लोगों के फेफड़े खराब हो रहे थे, सांसों में दिक्कत हो रही थी। उस बारे में भी मैं डॉक्टर मयंक के पास जाऊंगा, लेकिन पहले अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो जैसा कि फेफड़ों की दिक्कत होना, सीओपीडी के पेशेंट, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट, ये लोग जैसे बात की कि इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीवियरिटी के चांसेस बढ़ते हैं और जो बेटरमेंट के चांसेस हैं वो भी कम रहते हैं। तो वैक्सीन के ऊपर काम बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि ये अब कोविड के साथ जीना है। जैसे पहले हमने सीखा था कि ये तो रहेगा नहीं जाएगा, तो वो बात आज भी सब याद करते होंगे कि कोविड ऐसा नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं, कोविड हर बार आएगा। बस ये है कि तब से जो है कि उसके सिम्टम्स सेम रह रहे हैं, सीवियरिटी थोड़ी कम हो रही है, बट फिर भी अपनी जगह। तो डेफिनेटली वैक्सीन के ऊपर तो और काम होना जरूरी है। एक और चीज है डॉक्टर मीरा पाठक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड के फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जो एंटीबायोटिक्स थी, एंटी एलर्जिक थी, उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ दी गई। क्या इतने वक्त में मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसी कोई रिसर्च की है जिससे कि कोविड स्पेसिफिक कोई मेडिसिन हम लोग इजाद कर पाए हों? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आनंद जी, अगर हम कोविड वायरस की बात करते हैं तो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी सारे वायरसेस होते हैं वैसे एक इन्फेक्शन है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो सिर्फ सीवियर केसेस में या उन केसेस में पड़ती है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। अदरवाइज हम इसे एक वायरल इन्फेक्शन की तरह से ट्रीट करते हैं, यानी हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें कोविड जब 2020 में आया था और कोविड अब, तो तब जब वो आया था तो हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे इन द सेंस कि हमारी इम्यूनिटी नहीं थी, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी नहीं थी कम्युनिटी के अंदर। सेकेंड, हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं था, हमारे पास कोई वैक्सीन तैयार नहीं थी, वी वर अनप्रिपेयर्ड। तभी उस समय जो वेव्स आए वो काफ़ी घातक थे। आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड नाउ इन द सेंस कि हमारी कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। हमारी कम्युनिटी की इम्यूनिटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको पहले प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ऐसे डेवलप हुई है कि उनको पहले डिजीज़ हुआ, उससे इम्यूनिटी डेवलप हुई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया, इसलिए इम्यूनिटी डेवलप हुई। अब जब इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, यानी जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में इतनी इम्यूनिटी है कि वो वायरस को फास्ट स्प्रेड नहीं करने देगा। यानी वायरस स्प्रेड होगा बट इतने फास्ट स्केल पे नहीं होगा। अगर आप नोटिस करें तो अभी भी जो आउटब्रेक्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, पूरा नेशन वाइड आउटब्रेक नहीं हुआ है। सेकेंड, अगर आप नोटिस करें, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो 3 केसेस या 2 केसेस की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे केसेस हैं जिनमें प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस थी। देयर वर पीपल जिनका एज 52 ईयर्स है, एक पेशेंट की एज 42 ईयर्स थी और एक पेशेंट की एज 62 ईयर्स थी। जो 60 ईयर्स एज के हैं वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में थे, वो कीमोथेरेपी ले रहे थे फॉर अ कैंसर और उनके अंदर इंसिडेंटल कोविड की फाइंडिंग आई थी। यानी इस समय पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो केस था उसके अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन प्री एग्जिस्टिंग था। तो ये जो हमारे एट रिस्क ग्रुप्स हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय। हमारे एट रिस्क ग्रुप्स वो हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या लंग डिजीज़ है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या वो लोग हैं जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे वो पर्सन हैं जो अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे थे कैंसर के लिए। तो ये जो डेथ्स हो रही हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हाई रिस्क कैटेगरीज में डेथ्स ठीक है। लेकिन डॉक्टर मयंक मुझे एक बात बताइए कि जो डॉक्टर पाठक ने बात की इस बारे में कि भाई जो लोग बड़े हैं, उम्र दराज है, उनको ज़्यादा खतरा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ही कम हो चुकी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आप जो भी खाने का सामान है उसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कि अंततः आपके शरीर को कमज़ोर कर रहा है। इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होती जा रही है, छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर की दिक्कतें सामने आती जा रही हैं। तो एज अ सोसाइटी हम पहले के मुकाबले वैसे ही कमज़ोर हैं। बायोलॉजिकल एज ज़्यादातर लोगों की कहीं ज़्यादा होती है, तो आप तो पहले से कमज़ोर हैं, तो यानी पूरी कम्युनिटी को कोविड का खतरा ज़्यादा है। अगर मैं याद दिलाऊं, डेल्टा वेव जो थी, जो 2021 में थी, उसमें ज़्यादातर जो डेथ की एक्सपायरी हुई थी, या हम कहेंगे जहाँ सीवियर कोविड जहाँ हुआ था, वो ज़्यादातर
30 to 45 इयर्स एज ग्रुप था जी। जो सबसे ज़्यादा परेशानी जिसने झेली थी। तो अभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली जो हमारा खाने का पैटर्न है, हमारा ओवरऑल इम्यून स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है और स्ट्रेस फैक्टर्स तो हैं ही, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी इम्यूनिटी लो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पैनिक करें, बस अपना आपको खान पान और अपने टाइमिंग सब फूड का और जो आप खा रहे हो उसका ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ यही है कि पैनिक स्टेट भी कई बार आपको और टेम्परामेंटली डाउन कर देते हैं कि हम लोग देखें कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है।